जाके कुछ इरादा बना, अभी भी सीरियस है। मतलब आपसे कहा था कि अगर भागना है तो भाग जाएं, ये सबसे आइडियल टाइम है। आगे जाके ना भागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त शुरू में बहुत इजी है सीए से भागना। सीए से क्यों भागना चाहिए? भागना ही नहीं चाहिए। जब आए हैं तो उसे कंप्लीट करना है। लोग क्यों भागते होंगे? पास नहीं होता। पास क्यों नहीं होता होगा? ये लड़के ने कमाल कमर्शियल जवाब दिया। उन्होंने कहा वो आपसे नहीं पढ़ते। तो ये जो है ना, बड़ा मज़े का जवाब है। इसलिए लोग भाग जाते हैं कि वो पास नहीं हो रहे होते। और कितने लोग नहीं पास हो रहे होते? ज़्यादा लोग हमेशा फेल होते हैं और कम लोग पास होते हैं। और पास होना अगर कुछ पेपर्स में 40% भी है तो 8वीं में कितने पास होते हैं? इतने में नहीं। मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आता है वो सीए से हल्का आता है। तो सीए का रिज़ल्ट को बहुत मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें आने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो हैं जो मुख्तलिफ जगह और ख्वाहिश रखते थे और फिर सीए बेदिली से कर रहे हैं। मेडिकल में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में सो गई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, बाकी फील्ड्स महंगी थी, चलो कोई नहीं, सीए के तो दरवाजे खुले हुए हैं, ये कर लेते हैं। जो शौक से आए होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं और करते जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले ना आज शौक डेवलप करना है। अगर आप सीए में हैं तो या तो आज भाग जाएं या फिर जो कर रहे हैं उसे पसंद ज़रूर करें। एक बड़ा अच्छा कैरियर है। किसी भी और एजुकेशन में पाकिस्तान में ये गारंटी नहीं है कि एक बंदा लगा रहेगा और पेपर पास करते करते आगे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा तो वो कंफर्म उसको एक अच्छे पैसों पे जॉब मिल जाएगी। मेडिकल में 7-8 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। इंजीनियरिंग में 7-8 साल बाद कोई गारंटी नहीं है। तो स्टिल ये आज भी बड़े कम पैसों में होने वाली वो क्वालिफिकेशन है जो हो भी जाती है, और जो नहीं भी हो तो इसका फाइनलिस्ट भी बड़ी अच्छी जगह सेटल होता है। हमारे फाइनलिस्ट इस वक्त जो मुल्क से बाहर हैं वो ऑन एवरेज 6 लाख से 15 लाख की सैलरी के दरमियान है पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तान में फाइनलिस्ट हैं वो औसतन 1 लाख से 3-4 लाख के दरमियान है। तो इधर नाकाम हुआ हुआ बंदा भी या इधर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं भी हुआ बंदा तो वो भी एक अच्छा उसका कैरियर चल पड़ता है। लेकिन आगे जाने से जो चीज़ें रोकती हैं ना वो नेगेटिविटी है। जिससे पूछेंगे वो नेगेटिव है। सीए तो होता नहीं है, नहीं होता, ये तो आने से पहले पता था, तो इसमें नेगेटिव क्या है? मुसलसल सब ने बताना है कि जी ये अजीब सी चीज़ है, फजूल है, सीए का तो स्कोप ख़त्म हो गया है, अब तो सीए वालों को नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, सीए कभी भी ये नहीं बताता। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनके पॉडकास्ट वगैरह सुन लें तो वो सब के सब सक्सेस स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं, और जो नाकाम अफराद हैं वो फेसबुक पे ये साबित कर रहे होते हैं कि सीए को तो नौकरी नहीं मिलती, वो तो खुदकुशियाँ करता फिर रहा होता है। तो सिर्फ मायूसी ख़त्म करनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, और जो काम कर रहे हैं वो शौक से करना है। अगर आप सीए में हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, किसी और का ख्वाब पूरा करने आए तो वापस चले जाएं। क्योंकि 5 साल बाद मैं एक झगड़ा देख रहा हूँ जो आप में और उस बंदे में होगा जिसकी मोहब्बत में, जिसके कहने पे, मतलब वालिदैन के कहने पे अगर आप उनका ख्वाब पूरा करने आए हैं, तो जब आप अपने दिल से नहीं कर रहे होंगे तो आपने फेल होना है, और जब फेल होंगे ख़ास लेवल से ज़्यादा फेल होंगे, आप पलट के उनको ब्लेम करेंगे कि आपने मुझे ख़राब कर दिया। और आज से 5 साल बाद एक ऐसा फड्डा होगा जो नहीं होना चाहिए। आप आज उन्हें कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता कि मैं ये फील्ड कर सकता हूँ। तो सीए में वो रहे जो अपने शौक से कर रहा है, और फिर जो अपने शौक से करेगा उसको फिर कोई मसला नहीं है। डेली 3 से 4 घंटे जेन्युइनली आपने पढ़ना है और पेपर पास होते चले जाते हैं, और अगर रह भी जाए तो दोबारा अगली टाइम में पास हो जाता है। भाई एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे फील्ड भी वो चाहिए जिसमें गारंटेड नौकरी हो, और फिर कहते हैं मुझे मुश्किल भी ना आए, तो मुश्किल आएगी, पेपर फेल भी होंगे। यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन भी है, और डिस्क्वालिफिकेशन तो पाकिस्तान की हर फील्ड में। मेडिकल में मेरे ख्याल में शायद 3 अटैम्प्ट आप दें तो नहीं वो होता। एंट्री टेस्ट की भी एक अटैम्प्ट है। सीएसएस से खास एज के बाद आप नहीं दे सकते। तो सीए के अंदर भी अगर आप रुक जाते हैं, फंस जाते हैं और 4-5 साल लग जाते हैं एक ही लेवल पे, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। तो ये नेगेटिविटी अभी भी मौजूद है। कितने लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं वो बहुत ही कम तादाद है, लेकिन डिस्क्वालीफाई होते ज़रूर है। यानी पिछले 5-6 साल में 250 ऐसे बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन हुए तो हैं। निकलना तो पड़ा उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो डिस्क्वालिफिकेशन से बचने का क्या तरीका है?
पेपर पास करने हैं टाइम से, और उसका क्या तरीका है? पढ़ना है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, सिर्फ दिन के 3-4 घंटे पढ़ना है और डेली पढ़ना है, उसमें कोई छुट्टी नहीं। संडे को कोशिश करें कभी भी ना पढ़ें, एक दिन हफ्ते में रिफ़्रेश हो जाएं, अगले पूरे हफ्ते दोबारा से एक्टिव होने के लिए तैयार होंगे। तो मेरे ख्याल में कार्रवाई शुरू करते हैं, क्योंकि जब बिगनर स्टूडेंट सामने नज़र आते हैं तो बड़ा ज़रूरी लगता है कि उन्हें समझा दिया जाए कि आप कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे। क्योंकि आप लोगों ने 7-8 साल बाद कहना है कि टीचर्स ने हमें अगर बता दिया होता कि हम गलत जगह आ गए हैं तो हमारी ज़िंदगी ख़राब ना होती। ज़िंदगी सिर्फ उसकी ख़राब होती है जो ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। जो घर जाके पढ़ नहीं रहा और फेसबुक यूज़ कर रहा है 10 घंटे, वो क्या चाह रहा है? कामयाबी। जो फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, घूम फिर रहा है, यशी कर रहा है, दोस्तों के साथ बैठा है, रात रात भर चाय खानों पे बैठा हुआ है, बातें चल रही हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं है, और उसके बाद वो मुझे कहे कि सर मैं तो चाहता हूँ कि मैं कामयाब इंसान बनूँ, तो मैं बड़ा हैरान हूँगा, क्योंकि मुझे उसकी हरकतों से तो नहीं लग रहा। तो सिर्फ कामयाब इंसान बनना है तो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा आपने मशीन बन के हर वक्त पढ़ना है, आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर लें, आप दूसरों से ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे। तो बस ये चीज़ ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने अब करना है सीए, और अपनी खुशी से करना है। किसी और के लिए कर रहे हैं तो वाकई ही छोड़ दें, क्योंकि ये नहीं होना। जो किसी और के लिए कर रहे हैं वो नहीं होना। जब तक अपने दिल से डिज़ायर नहीं निकलेगी, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि मैं कामयाब इंसान बनूँ, मैं आगे चल के एक अच्छी नौकरी करूँ, तब तक सीए नहीं होना। और जब इरादा ये होगा कि मैं अपने शौक से, मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स अपने शौक से आए होते हैं, दिल से कर रहे होते हैं, वो पास करते जा रहे होते हैं। मैंने उन बच्चों को कभी ये सवाल पूछते नहीं देखा, सर फर्म में वो हमें मिल जाएंगे आर्टिकल्स या नहीं मिलेंगे। कोई घबराहटें हैं सीए से रिलेटेड तो अभी पूछ लें, मार्जिन बहुत है। क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना, बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, आर्टिकल्स नहीं मिलते, फलाना नहीं होता। आपके जहन में अगर कोई ऐसा सवाल, अगर अटैम्प्ट्स लगी हो तो आर्टिकल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? 13 अटैम्प्ट्स भी हो तो मिल जाएंगे। 100% बच्चों को हमेशा आर्टिकल्स मिलते हैं। मुझे चैलेंज है, रिकॉर्डेड क्लास में कह रहा हूँ, चैलेंज है, एक बच्चा दिखा दें जो कि मुझे कोई आर्टिकल्स नहीं दे रहा, मैं उसे 2 दिन बाद आर्टिकल्स दिलवा दूँगा। सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। 850 फर्में हैं, 850। कराची फर्गूसन, कराची KPMG ये अकेले ही 250 बच्चे इंडक्ट करते हैं, सिर्फ ये 2 फर्में। बहुत सारी फर्म्स ऑन एवरेज 30, 40, 50 बच्चे इंडक्ट करती हैं। 60 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं जिनको इजाज़त है कि आप आर्टिकल्स दे सकते हैं, जिसमें से एक बैंक 30-30, 40-40 बच्चे उठाता है। इनका SNGPL का लास्ट बैच 32 बच्चों का था। 1800 बच्चे आज तक हाईएस्ट पास हुए हैं कैफ में, 1800 समथिंग। मैं आज तक का हाईएस्ट ICAP में हाईएस्ट किसी एक सेशन में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैफ के स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो 1800 समथिंग है। और आज की डेट में 850 फर्म्स और 60 के करीब इंडस्ट्री हैं, यानी कि 900 इदारे हैं तकरीबन जिन्होंने आर्टिकल्स देने हैं। अगर हर इदारा सिर्फ 2 बच्चों को भी आर्टिकल्स देगा ना, तो 1800 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि उन 1800 बच्चों में से 1200 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं एक्टिव होकर पढ़ रहे थे, जिन्होंने अटैम्प्टें बहुत ज़्यादा लगाई। अब लगाने के बाद वो ये नहीं सोच रहे कि मेरी अटैम्प्ट ज़्यादा है, कोई बात नहीं, मैं किसी भी फर्म में चला जाऊँ। वो इस चक्कर में है कि मुझे मिले टॉप फर्म, मुझे मिले ऊपर की 10 फर्म्स। वो सिफारिशें भी करवा रहा है, वो रेफरेंस भी वो करवा रहा है, वो मेरिट का बेड़ा गर्क भी कर रहा है, वो शोर भी बड़ा मचा रहा है, और उसके बाद भी उनमें से कुछ को मिल रहे हैं और कुछ को नहीं मिल रहे। तो उसके बाद फेसबुक पे आके वो यही बोल रहा है कि भाई आर्टिकल्स तो मिल ही नहीं रहे, मैंने तो इतना ट्राई किया, मुझे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। तो आर्टिकल सबको मिल रहे हैं। हाँ, जब आपकी अटेम्प्ट ज़्यादा होती हैं तो फर्म्स का एक मेरिट सिस्टम होता है। क्या आपने ये तो नहीं सुना कि फर्म में सिर्फ सिफारिश चलती है? यही सुना होगा, ठीक है। सिफारिश किसको चाहिए होती होगी? जिसकी ज़्यादा अटेम्प्टें लगी हैं। जिसकी कम अटेम्प्टें लगी हैं उसको सिफारिश के चांसेस कम है ज़रूरत के, और ज़्यादा किसको है? जिसकी ज़्यादा अटेम्प्ट हैं। तो अगर फर्म में सिर्फ सिफारिश से बच्चे जाते हैं तो फिर KPMG में तो कचरा भरा हुआ होगा।
किसी बच्चे ने रोते पिटते 13 साल में आर्टिकल वो किया होगा कैफ कंप्लीट, किसी ने 6-7 साल लगाए होंगे, किसी की 14 अटैम्प्टें होंगी, किसी को कुछ आता होगा, किसी ने एक एक पेपर में 5-5 6-6 अटैम्प्टें दी होंगी। ये वो बच्चे होंगे जो मायूस लोग होंगे, ये वो बच्चे होंगे जिनकी कंपिटेंस का भी मसला होगा। क्या KPMG ऐसा बैच रखेगी? क्या KPMG जब अपने क्लाइंट्स के सामने जाएगी और जब उन्होंने अपने बच्चों को, इन बच्चों ने जाके प्रेजेंट होना है ना फर्म में, तो ये बच्चों ने जाके क्लाइंट से बात करनी है, इन्होंने वहाँ जाके काम करना है, तो आप इनकम्पिटेंट लोगों को भेजेंगे? तो KPMG की कमर्शियल मजबूरी है कि उसको मेरिट वाले बच्चे चाहिए, उसको शाइनिंग बच्चे चाहिए, वो बच्चे चाहिए जिनको स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो बच्चे चाहिए जिनको अकाउंटिंग के प्रॉब्लम समझ आते हैं, वो बच्चे चाहिए जिनको लॉ की समझ आती है, जो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सके, वो बच्चे चाहिए जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जो अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स लिख देते हैं, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो KPMG की इंतहाई कमर्शियल मजबूरी है कि उसका दिल करे या ना करे, उसे कम से कम आधे बच्चे मेरिट पे रखने पड़ेंगे। हाँ, आधे बच्चे वो ज़रूर सिफारिश पे भी रखेंगे, कमर्शियल गेम है ना। किसी ने कह दिया जी आप अपना बच्चा ऐसे एडजस्ट कराएं, वो कहेंगे ठीक है जी, फिर आपकी तरफ से हमें 15-20 लाख की असाइनमेंट आनी चाहिए, वो कहेंगे भेज देंगे। तो फर्म की ये मजबूरी भी होगी कमर्शियल के, वो इस तरह से भी चलेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मेरिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ज़्यादती है। हर दफ़ा दर्जनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्टर होते हैं और बड़े आराम से बिग 4 में हो रहे होते हैं, बड़े आराम से इंडस्ट्रीज़ में हो रहे होते हैं, अक्सर बगैर रेफरेंस के हो रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीटें होंगी 40, बच्चे होंगे 400, 40 को मिल जाएगी, 10% को मिलेगी, 90% को नहीं मिलेगी। वो 90% जाएगा सोशल मीडिया पे और कहेगा फर्म में तो मिलता ही नहीं। तो ये मसलो मसाइल है। तो सीटों का कभी भी मसला नहीं है। हाँ, अगर एक बंदे की ज़्यादा अटैम्प्टें लगी हैं, उसे समझ जाना चाहिए और उसको एक मुनासिब फर्म के अंदर अपने आर्टिकल स्टार्ट कर लेने चाहिए। और कोई कन्फ्यूजन जो आपके जहन में है? कोई परेशानी CA को लेके? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नौकरियां नहीं मिल रही, ऐसा तो नहीं सुना? अच्छा, इंजीनियर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, ऐसा तो मैंने बहुत सुना है। डॉक्टर्स कमा नहीं पा रहे, ये भी मैंने बहुत सुना है। लेकिन मुझे ये सुन के बता दें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं कमा पा रहे, उसे छोड़ दें। मुझे ये बता दें कि फाइनलिस्ट पता लग रहा हो कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही। इस वक्त पाकिस्तान में कहत आया हुआ है रिसोर्सेस का, बंदे ही नहीं मिल रहे। कंपनियों को बंदे चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं बंदे, क्योंकि बंदे तो बाहर जा रहे हैं। तो फाइनलिस्ट नहीं मिल रहे मार्केट में, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिल रहे। कंपनियां पैसे हाथ में पकड़ के ढूंढ रही हैं कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट गायब हो रहे हैं, फाइनलिस्ट भाग रहे हैं दूसरे मुल्क। तो ऐसे में कुछ सियाने लोग हैं, वो रोक भी रहे हैं, और जो रोक रहे हैं तो उनको अपने मुल्क में बैठे बैठे इतने पैसे मिल रहे हैं कि जो बाहर गया उसने कमाया, खर्चा किया, सारा लगाया, और उसके बाद जो बचाया उससे ज़्यादा बेहतर था जो अपनों में बैठा रहा और यहाँ पे अच्छा खासा कमाता रहा। तो नौकरियों का भी कोई वो नहीं पड़ा हुआ। कोई और ऐसी चीज़ जो सुना हो कि ये बड़ा गलत हो रहा है हमारे CA में? आई के बच्चे ज़्यादा फेल कर रहा है। औसतन पास रेट पता क्या चल रहा है? किसी पेपर में 40, कहीं 42। MFA बड़ा सीनियर पेपर है, 53% बच्चा पास हुआ पिछली अटेम्प्ट में। 53% का मतलब है कि जो थोड़ी सी भी तैयारी करके गया था उसको उन्होंने पास कर दिया। 53%, 5वीं का रिजल्ट भी नहीं आता, 8वीं का रिजल्ट नहीं आता, 10वीं का नहीं आता, FSC का नहीं आता। ग्रुप B का पेपर 53% रिजल्ट। कमती लॉ B लॉ में औसतन 40% से ऊपर रिजल्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी एक अटेम्प्ट में 23%, तो किसी एक अटेम्प्ट में 55%। पिछले 5 साल में 5 दफ़ा कॉस्ट का रिजल्ट जो है 50% के करीब आया है। FR1 पे आके तान टूटती है कि FR1 में हमेशा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे बच्चों ने पीछे MCQs में बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग नहीं की होती, तो वो आके FR1 में अटकते हैं। तो FR1 का इस वक्त रिजल्ट पिछली 3-4 अटैम्प्ट से मुसलसल ख़राब आ रहा है, और ख़राब का मतलब है 27%। एक आध दफ़ा 23% भी आया, और 27% इतना ख़राब रिजल्ट नहीं है। आपको पता है CSS में अपीयर कितने होते हैं लोग? 20,000। एक छोटा अंदाज़ा। पास कितने होते हैं? 300 के करीब बंदे चाहिए होते हैं, कभी 200 के करीब। तो अगर हम 200 को डिवाइड करें ना 20,000 पे, तो 1% बनता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारा CA बहुत भयानक है? और मैं सबसे गंदे रिजल्ट को कंपेयर करूँ 27%,
और अच्छे रिजल्ट्स में 40, 45, 35, 38, 45, 50, 52, 53 ये रिजल्ट्स भी हैं। तो ना रिजल्ट्स बहुत गंदे आ रहे हैं, ना नौकरियों का कोई मसला है, ना हम कह सकते हैं कि आपको आर्टिकल्स नहीं मिलते। हर 2 हफ्ते बाद एक नई इंडस्ट्री आई कैप ऐड कर रहा है जो बच्चों को आर्टिकल्स दे सकते हैं। और जब तक आप आर्टिकल्स तक पहुंचेंगे, आई एम मच श्योर कि 150 पाकिस्तान की ऐसी कंपनियां होंगी जो आर्टिकल्स दे सकती होंगी। और अच्छे स्टाइपेंड भी दे रही हैं कंपनी वाले, 40,000 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। और कोई मसला? आगे बढ़ने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है, माइंड क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ें। पढ़ना तो है, अब आगे हमने सारा सेशन पढ़ना है। स्टाइपेंड बहुत थोड़ा होता है, ये सुना है सर? जो बच्चा पास करके जाता है, जी जी, जारी का वो भी मेहनत करके जाता है। जो बच्चा पास करके जा रहा है, मेहनत करके जा रहा है, मेहनत करता है तो उसे यानी कि प्रूव करने का भी तरीका होता है, उसे नॉलेज भी होता है। वो क्यों बिग फॉर राउंड क्यों नहीं फिर रखते आप जैसे? भाई मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। आप एक बिज़नेस चलाते हैं और बिज़नेस चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए। 2 बंदे, दोनों की कीमत बराबर है, दोनों को आपने पर मंथ बराबर पे करना है। एक इंटेलिजेंट और एक नहीं है, किसको हायर करेंगे? दोनों ही पास होके आए हैं, दोनों ने 12वीं की हुई है, किसको रखेंगे? तो जब आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो फर्म के बारे में क्यों सोच रहे हैं कि नहीं वो रख लेंगे, बच्चे तो एक जैसे ही हैं सारे। कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती है ना, कुछ भयानक हकाइक भी होते हैं। माइट इज़ राइट है, दुनिया हमेशा बेस्ट से बेस्ट की तलाश करेगी। तो बजाय इसके कि हम इस लॉजिकल डिबेट में लगे रहे हैं कि क्यों नहीं कम बेस्ट को वो लेते, वाई नॉट कि हम कम से कम उस बेस्ट में आ जाएं। और उस बेस्ट में आना ऐसा नहीं है कि 2% बच्चे पास हो रहे हैं तो मुझे 98% को शिकस्त देनी है। 40, 45, 42% अगर लोग पास हो रहे हैं, मुझे एक मुनासिब लेवल की एफर्ट करनी है ताकि मैं पास हो जाऊँ। और ये सोचना ही नहीं है कि मैंने फेल होना है, और अगर हो जाए तो दुखी नहीं होना, दोबारा से उठना है, कोशिश करनी है, फिर से अप्लाई कर देना है, क्योंकि हम उस फील्ड में जिस फील्ड में कंफर्म नौकरी भी मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ ना आपको जो नेगेटिविटी नज़र आएगी वो इसलिए नज़र आएगी कि जब लोग नहीं कर पा रहे होते तो वो परेशान होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको खामखा मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप सब कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जो नहीं कर सकता, जिसको लग रहा है कि गलत फील्ड है, वो आज भाग जाए। ये आसान है, इस वक्त एग्जिट करना आसान है, आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। CSS तो अभी आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, CA ज़्यादा वैल्यूएबल है या ACCA ज़्यादा वैल्यूएबल है? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में CA ACCA से 10 गुना बेहतर है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो ACCA को हम 80% काउंट करेंगे और CA को 100%, यानी ACCA स्लाइट लेसर देन CA। क्योंकि बाहर भी जो जिस बॉडी का ACCA है ना, जिस मुल्क का, उन्हीं का अपना ICAWP है, इंग्लैंड एंड वेल्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमेशा ACCA से एक रैंक ऊपर होता है। तो ACCA इज़ 80% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरनेशनली, और पाकिस्तान में इज़ 10% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि इंटरनेशनली लोगों को चाहिए वो लोग जिन्होंने इंटरनेशनल पढ़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जिसने इंटरनेशनल पढ़ा हुआ होता है वो हमारी मार्केट में एडजस्ट नहीं होता। वो बड़े नरम मुलायम से बच्चे होते हैं जो मेहनत से भी भागते हैं, जिनको लॉजिकली चीज़ों का पता होता है, लेकिन वो हमारे माशरे में एडजस्ट नहीं कर पाते। हमारा माशरा ज़्यादातर सेठ कल्चर है। सेठ कल्चर में देसी लोग ज़्यादा एडजस्ट होते हैं। जो फ़रंगी बातें करेगा, बार बार जो है ना अंग्रेज़ी निज़ाम के टैक्सेशन की एग्जांपल देगा, वो पाकिस्तान को नहीं समझ आएगा। अगर आप में से किसी को CA वर्सेस ACCA में वो करना है तो 2-3 सवाल हैं। नंबर 1, क्या वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं? ACCA CA से 7-8 गुना ज़्यादा महंगा है। उसका एक पेपर देने की फ़ीस है तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, सिर्फ अपीयर होने की फ़ीस है। कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ीस तकरीबन 40 हज़ार है। तो एक पेपर उसमें लाख रुपए से ऊपर का पड़ता है, सिर्फ एक पेपर। फिर उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन भी तकरीबन 80-90 हज़ार है। तो पहला सवाल, क्या वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं? टिक लगा दिया। अगला सवाल, क्या मुल्क से बाहर जाना है? अगर दोनों सवालों का जवाब येस है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर CA इज़ नॉट अ गुड चॉइस, फिर ACCA अच्छी चॉइस है। अगर कंफर्म प्लान है मुल्क से बाहर जाने का, और अगर वालिदैन अच्छा खुला अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे पैसे वाले वालिदैन हैं और वो अच्छा खासा इस पर खर्च कर सकते हैं, तो फिर ACCA इज़ अ गुड चॉइस, लेकिन सिर्फ मुल्क से बाहर, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में वो बेचारा पिट जाता है, उसके इतने कंपेटिटर्स हैं।
बीकॉम वाले उसके कंपेटिटर हैं, एमकॉम वाले कंपेटिटर हैं, एमबीए वाले कंपेटिटर हैं, एमफिल वाले कंपेटिटर हैं, अपने सीए फाइनलिस्ट कंपेटिटर हैं, कैफ के क्वालिफाइड कंपेटिटर हैं, पिफा वाले, आईसीएमएपी वाले, वो बेचारा बिल्कुल रुल जाता है। और ये सारे देसी पढ़ाइयाँ करके आए हुए होते हैं, ये माशरे में एडजस्ट हो जाते हैं। वो बेचारा जिसने अंग्रेज़ी निज़ाम पढ़ा होता है वो परेशान ही रहता है। लेकिन मुल्क से बाहर एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप इसको बेस क्वालिफ़िकेशन बनाएं और फिर दूसरा बाहर जाएं और बाहर जाके इसको टॉप अप करें, इसको सीए में कन्वर्ट कर लें, इसमें कुछ एडिशनल पेपर देके इसको बाहर का कोई भी जिस भी मुल्क में गए आप वहाँ की चार्टर्ड अकाउंटेंसी अवेल कर लें, तो आप दोबारा उस प्रीमियम लेवल पे वापस आ गए। अगर सीए करके बाहर जाके एसीसीए करें तो डाउनग्रेड क्यों करना है बाहर जाके अपने आप को? आप सीए पे बैठे हैं तो एसीसीए पे फिर क्यों आना है? किसने कहा? मैंने तो नहीं अपनी गुफ्तगू में ऐसा कहा। शायद आपको किसी ने बताया हो कि बाहर सीए नहीं चलता, एसीसीए चलता है। मैंने इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारे बेतहाशा स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, मैं अक्सर बाहर के ट्रिप्स करता हूँ। एसीसीए अच्छा चलता है, लेकिन अगर हम ये कहें एसीसीए सीए से ज़्यादा चलता है वो गलत है। हाँ, लेकिन एसीसीए में कितनी एफर्ट और सीए में कितनी एफर्ट है, तो उस हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो एसीसीए करना फ़ायदेमंद है कि मैं 80% सैलरी पे चला जाऊँ मुनासिब मेहनत करके। डबल मेहनत करनी पड़ेगी सीए में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेहतर है मैं मुनासिब मेहनत करके एक दफ़ा कैरियर शुरू कर दूँ। वंस कैरियर शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सीए के पेपर देना शुरू कर दूँ। लेकिन अल्टीमेटली खाली एसीसीए भी आपको बहुत देर तक कामयाब नहीं रखेगा। एक्सेल करना है तो सीए एक अच्छी चीज़ तो है। और कोई कन्फ्यूजन? चलें फिर आगे। जी भाई कुछ? जी आपका? जी कोई सवाल नहीं? पक्का? चलें आगे। जो कल नज़र आएगा मुझे इसका मतलब वो सीए कर रहा होगा। ठीक है जी। पता ये चीज़ वाकई ज़रूरी है, और मैं टीचर्स को भी कंसिडर करूँगा कि वो अच्छा नहीं करते जब वो पहले दिन सब बच्चों को कहते हैं नहीं सिर्फ सीए ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब बकवास है, सीए करना चाहिए और सीए सबका हो जाता है, बड़े आराम से आर्टिकल्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में दुश्वारी हैं। जब आपको अच्छे पैसे मिलने हैं तो ज़ाहिर है फिर उस फील्ड की आपने दिक्कत से भी गुजरना है। लेकिन ना ये इतने खर्चे वाली फील्ड है और ना इतना टाइम टेकिंग फील्ड है जितनी कोई और है। मेडिकल में 10 साल से पहले तो आप कामयाब इंसान बन ही नहीं सकते। आप खाली एमबीबीएस करके और उसके बाद फ्री हो तो आपका कोई भी कैरियर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको बाहर जाना पड़ता है, फिर 3-4 साल की बड़ी महंगी स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, फिर पाकिस्तान वापस आते हैं। सीए में वो चक्कर नहीं है, आप पाकिस्तान में रहते रहते अच्छे पैसे कमाने शुरू कर देते हैं, गारंटेड अच्छे पैसे कमाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये रिसोर्स कम है। थैंक्स टू आईकैप कि उसने बहुत ज़्यादा दुनिया को नहीं पास किया, उन्होंने एक मुनासिब स्टैंडर्ड रखा है। कुछ लोग शुरू में घबरा जाते हैं, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता घबरा जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो आगे तक पहुंचा होता है तो सबको पता होता है आईकैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ ना कुछ करके ही आया होगा। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करते हैं। 10 लॉज में से एक लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा लॉ है। हाफ ऑफ द सिलेबस कल हमने बात की थी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक हमारे जितने चैप्टर्स हैं, हमारे टोटल 18 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डील करते हैं। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि चैप्टर 1 है पाकिस्तान का लीगल सिस्टम, बड़ा बोर सा एक चैप्टर है। उसको हम बीच में जब हम चीज़ें कवर कर चुके होंगे तो फिर हम उस वक्त उसको बीच में लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर 2 स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। वो बेसिक हमें कॉन्सेप्ट बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, किस बारे में है। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें आगे चल के देखें तो 4-5 ऐसे अल्फाज हैं जिनमें बहस होती है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। ये अल्फाज सारे के सारे मिलते जुलते लग रहे होते हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े से फ़र्क हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा पाकिस्तान में, आपको पता लगेगा जी फलाना कंपनी ने फलाना से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो एक फाइनल डॉक्यूमेंट है। उससे पीछे जो कहानी है वो चली होती है ऑफर से, एक्सेप्टेंस से, फिर प्रॉमिस होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर का लफ्जी मतलब क्या है? पेशकश। जब कोई एक बंदा दूसरे को कहे कि जी मैं ये चाहता हूं कि आप ये काम इस तरह से करें। फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी से एसी खरीदना चाहते हैं, तो हम जाके उन्हें कहते हैं कि क्या आप ये एसी हमें 2 लाख रुपए का बेचेंगे। हमने एक तरह से उनको ऑफर दी है। ऑफ़र कोई भी हो सकती है। ऑफ़र लोग एक दूसरे को भी, फॉर एग्जांपल ये वाले भाई साथ वाले भाई को ऑफ़र दें कि यार क्लास के एंड पे मेरे साथ बैठ के समोसे खाओगे, समोसे खाते खाते बिलों पे डिस्कशन किया करेंगे। तो इन्होंने जो दूसरे को पेशकश की है
ऑफर है। ऑफर का मतलब है जब एक बंदा इस इरादे से दूसरे को कुछ कहता है कि वो चाहता है दूसरा इस बंदे की बात मान जाए, तो इसको क्या कहते हैं? ऑफर। जब वो दूसरा बात मान जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर है, पहले बंदे ने दूसरे को जो पेशकश की कि मैं ये चाहता हूँ कि ये काम ऐसे हो जाए, तो क्या तुम भी इस पर राजी हो? ये ऑफर है। और जब दूसरा बंदा मनोवन 100% एज इट इज उसकी बात को एग्री कर ले, कंफर्म कर ले, तो वो क्या है? अगर इन्होंने कहा कि हाँ भाई तुम मेरे साथ चलोगे, समोसे खाओगे, उसने कहा समोसे नहीं बोतल पीते हैं, तो इसका मतलब है ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अब ये उस बंदे की ऑफर है, इनकी ऑफर को उन्होंने कचरे में फेंक दिया कि समोसे नहीं, और इसने ऑफर दे दी कि भाई मेरा तो दिल है बोतल पी जाए। अब ये उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो जब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में जुड़ेंगे नहीं, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक बंदे ने पूरे जहां को बहुत सारी ऑफर्स दी हुई हैं, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर के अगेंस्ट दूसरी तरफ से क्या आना चाहिए? एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा प्रॉमिस। ऑफर और एक्सेप्टेंस जब जुड़ जाएंगे तो प्रॉमिस बन जाएगा। एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी है, दूसरे ने उसकी ऑफर मान ली है, तो ये जो पूरा सेट बन गया, ये बन गया प्रॉमिस। अगर ये कमर्शियल नहीं है तो बस ये प्रॉमिस पे कहानी खत्म हो जाएगी। और अगर ये कमर्शियल है, फॉर एग्जांपल इन्होंने साथ वाले भाई से कहा हम मिलके पढ़ेंगे, इसमें कुछ कमर्शियल चीज नहीं है। ए ने बी से कहा कि आओ हम मिलके पढ़ेंगे, बी ने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है मिलके पढ़ते हैं, तो इन दोनों के दरमियान एक वादा हो गया है, इन दोनों के दरमियान एक सोशल वादा हो गया है कि हाँ भाई हम मिलके पढ़ा करेंगे। इसमें कोई रुपए पैसे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कहा था मैं तुम्हें अपना लैपटॉप बेचना चाह रहा हूँ 40,000 का, तो क्या तुम खरीदोगे? दूसरे ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। अब इसमें कमर्शियल चीज़ ऐड हो गई है, लैपटॉप रुपए पैसे वाली चीज़ है। अब हम इसको प्रॉमिस की बजाय ज़्यादा अपग्रेडेड वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एग्रीमेंट। हम कहेंगे दोनों बंदों के दरमियान लैपटॉप की खरीदो फरोख्त का एग्रीमेंट हुआ है। वो जो पहले इकट्ठे पढ़ने वाली बात की थी, हमने कहा था प्रॉमिस हुआ है। इसका मतलब है प्रॉमिस एग्रीमेंट में कब शिफ्ट होगा? जब उसमें कोई कमर्शियल वजह ऐड हो जाए। कमर्शियल वजह कैन बी कोई गुड्स, कोई सर्विसेज, कोई कैश, कोई एसेट, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कोई कमर्शियल लेन देन हो। तो जो इस तरह का कमर्शियल एसेट, कमर्शियल लेन देन है, इसको हम कानून की जबान में बोलते हैं कंसिडरेशन। कानून की जबान में क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो कहानी शुरू हुई थी ऑफर से, ऑफर में ऐड हुआ एक्सेप्टेंस, तो ये बन गया प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। ऑफर में एक्सेप्टेंस ऐड हुई, प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में कमर्शियल वजह ऐड हुई, एग्रीमेंट बन गया। इन्होंने इनसे कहा कि भाई मेरे से लैपटॉप ले लो 40,000 में। साथ वाले भाई ने कहा हाँ ठीक है सही है मैं तैयार हूँ, मैं 40,000 में लैपटॉप ले लूँगा। अब ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो बेसिकली एग्रीमेंट बन गया। इन्होंने उनको लैपटॉप दिया, उन्होंने कहा वो देखो चिड़िया, इन्होंने वहाँ देखा वो भाई साहब फरार हो गए। इन्होंने काफ़ी ढूंढा, ढूंढने के बाद वो भाई साहब मिले, तो उन भाई साहब को पकड़ के ये ले गए अदालत, और अदालत जाके कहा कि इस बंदे ने मेरा मुआहदा तोड़ा है, इस बंदे ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी है, आप इसे सजा दें। अदालत कहेगी ये मुआहदा कैसे है? वो कहेगी जी मैंने इनको कहा था कि लैपटॉप ले लो, इतने का, इन्होंने कहा इतना, ये देखिए इन्होंने खिलाफ वर्जी की। अदालत ने कहा लिखा हुआ है? इन्होंने कहा नहीं लिखा हुआ तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चलो जुबानी बात कर रहे थे, कोई गवाह थे पास? जी गवाह भी नहीं है। तो अदालत ने कहा भाई तुम लोगों ने जो आपस में किया वो एक वादा था, मुआहदा नहीं था। मुआहदा तब होता जब उसमें कोई कानूनी एलिमेंट तो ऐड करते, कोई लिखत पढ़त में लेके आते हैं, कोई साइन करते हैं, कोई स्टाम्प पेपर पे करते हैं, कोई गवाहों की मौजूदगी में करते। तो तुम लोगों ने जो किया वो एग्रीमेंट है, और मैं सजा दूंगा अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अब ये एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट का सफर कैसे होगा?
उसमें कोई एनफोर्सेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी, उसमें कोई लीगल वजह ऐड करनी पड़ेगी, उसमें कोई कानूनी पेचोखम ऐड करना पड़ेगा, कोई गवाह करने पड़ेंगे, कागज़ पे लिखना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर करना होगा, या गवर्नमेंट के किसी इदारे के सामने बैठ के सारा काम करना होगा। तो इसका मतलब है वो एग्रीमेंट जिसमें आप लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दें। अगर इसी एग्रीमेंट में आप क्या ऐड कर दें, लीगल एनफोर्सेबिलिटी, तो अब ये बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मुआयदा। अब ये वादे से अगले लेवल पे जा चुका हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जिसमें अदालत आपको सपोर्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जिसमें कोई बंदा दूसरे के साथ खिलाफ वर्जी करेगा तो अदालत सजा देगी। अगर कोई किसी का हक मारेगा अदालत सजा देगी, कोई किसी के पैसे खा जाएगा अदालत सजा देगी, कोई किसी की चीज जब्त कर लेगा अदालत सजा देगी। लेकिन अगर इन्होंने उनके साथ बैठ के पढ़ना था और अगले दिन वो पढ़ने के लिए नहीं आए तो ये उनको अदालत नहीं ले जा सकते। एग्रीमेंट तो दूर की बात है, इनका तो अभी प्रॉमिस हुआ है। तो ऑफर का मतलब है जब एक बंदे ने दूसरे से कहा ये काम ऐसे कर लेते हैं, और एक्सेप्टेंस, जब दूसरे बंदे ने वो चीज़ एज इट इज़ मान ली, वो एक्सेप्टेंस हो गई। और दोनों के दरमियान जो हुआ प्रॉमिस है। अगर इस प्रॉमिस में कमर्शियल वजह ऐड हो जाए एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीमेंट में लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाए कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है। किताब से अब थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। किताब कुछ वर्ड्स हमें समझाना चाह रही है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। फिर समझते हैं एग्रीमेंट कैसे कहते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन, हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस। इन्होंने कहा था मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा अगर तुम 40,000 दो, दूसरे ने कहा हाँ, तो ये दो वादे हैं। एक ने वादा किया है कि मैं लैपटॉप दूंगा, और दूसरे ने क्या वादा किया है? मैं 40,000 दूंगा। तो वो कह रहे हैं कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या है? कंसिडरेशन है। इन्होंने लैपटॉप क्यों दिया? 40,000, तो इनके लिए कंसिडरेशन है 40,000 रुपया, इन्हें 40,000 मिलना है। वो भाई साहब ने 40,000 क्यों दिया? उनको तो लैपटॉप एक कमर्शियल चीज़ है। तो दोनों के पास जो कमर्शियल वजह थी, तो ये दोनों प्रोमिसेस जिसमें कमर्शियल वजह ऐड हो गई मिलके क्या बन गए? एग्रीमेंट। अच्छा, प्रॉमिस कब बनता है? अब रिवर्स में जा रहे हैं। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब जिस बंदे को प्रपोजल दिया था, ये प्रपोजल कहां से आ गया? ऑफर का दूसरा नाम। ऑफर को हम अल्टरनेट वर्ड्स में प्रपोजल भी बोलते हैं। तो जब वो पर्सन जिसको ऑफर यानी कि प्रपोजल दिया गया, सिग्निफाइज हिज एसेंट, सिग्निफाइज का मतलब तस्दीक करना, कंफर्म करना, एसेंट रजामंदी। जब एक बंदे को प्रपोजल दिया गया और उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया, द प्रपोजल इज सेड टू बी, माना जाएगा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो जो बंदा प्रपोजल दे रहा है या ऑफर दे रहा है या प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसर या ऑफरर कहलाएगा, और जिसको वो ऑफर दे रहा है वो ऑफरी या प्रोमिजी कहलाएगा। आपने देखा होगा ये ओ आर और डबल ई के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, एम्प्लॉई जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनी जिनको ट्रेनिंग, मेंटोर जो गाइडेंस दे रहा है, मेंटी जिनको गाइडेंस मिल रही है, ऑफरर जो ऑफर दे रहा है, ऑफरी जिसको ऑफर मिल रही है, प्रोमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रोमिजी। तो बस किताब ही बताना चाह रही है कि वो पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है उसको प्रोमिसर या ऑफरर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे प्रोमिजी या ऑफरी कहते हैं। क्या यहाँ तक हमें बात समझ आई? अब थोड़ा सा इसको उस तरह से डायग्राम की मद में देख लेते हैं जैसे हमने पहले देखा था। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाती है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है। तो यहाँ किताब को लगा कि जरा वो एनफोर्सेबिलिटी को समझा दे कि क्या होता है। लीगल ऑब्लिगेशन, पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस। लीगल एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि आपने उस अरेंजमेंट में कुछ ऐसा ऐड कर दिया कि अब हर पार्टी पे वाजिब है कि वो अपने हिस्से का काम करे। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ईदर ऑफ देम, और अगर उनमें से किसी ने भी गड़बड़ की,
द पार्टीज कैन गो टू कोर्ट फॉर एनफोर्सेबिलिटी। तो लीगल बाइंडिंग कहते हैं उस पावर को जो कि उस कागज में ऐड हो गई है, जिसके बाद जो उसके साथ खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ दूसरा बंदा अदालत जा सकता है कि देखिए जी इसने हमारे साथ जुल्म किया। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? तो अब हमें ये सारे अल्फाज अच्छी तरह से समझ आ गए। एग्जाम्पल्स बेतहाशा हो सकती हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए लेकिन पेपर में लिखने के लिए नहीं है। पेपर में आपने सिर्फ उतना लिखना होता है। किताब में ना 2-3 तरह की चीज़ें आएंगी। कुछ आएंगी बीच में डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन है उधर हम मजबूर होते हैं, हमें एज इट इज़ याद करना पड़ता है जैसे लॉ में लिखा होता है। लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट्स आते हैं ना वहाँ हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप खुद से लिख सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि आप किताब के अल्फाज याद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से लिखूँगा, तो वो लोग भी शर्मा जाएंगे, आपकी इंग्लिश उनके लिए भी ज़रा थोड़ा तकलीफ दे हो जाएगी। तो फिर हम अपनी इंग्लिश को साइड पे रख दें और हम किताब को याद कर लें। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। मेरी किताब में जो नोट्स वाला पोर्शन है वो तकरीबन को 76-77 पेजेस में तकरीबन इतने में ख़त्म हो जाता है। तो और अगर हमने इसको 50 दिनों पे स्प्रेड करके पढ़ना है तो 1.5 सफ़ा आ डे तकरीबन, और अक्सर दिन तो हम 1 सफ़ा भी मुश्किल से पढ़ पा रहे होंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टारगेट नहीं है। तो याद करने वालों के लिए भी इजी है, लेकिन आई सजेस्ट कि याद करने के बजाय समझ लिया जाए और रजिस्टर पे लिख लिया जाए। रजिस्टर पे नीट एंड क्लीन करके लिखें। फिर जो चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया उसे बंद कर दें, उसको स्टेपल कर दें, वो किताब से नहीं देखना। आपने हमेशा अब अपना रजिस्टर उठाना है और अपने रजिस्टर से दोहराया करना है। अपने रजिस्टर पे चाहे लेड पेंसिल से कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख लिया करें। लेकिन अल्टीमेटली जो किताब में लिखा है अगर आप अपने पास रेप्लिकेट करेंगे तो ज़रा हौसला होगा कि हाँ भाई मैं डेली कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। एक फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैंने कुछ किया आज, वरना घर जाके सिर्फ पढ़ के आपको ये फील नहीं आएगी कि मैंने आज जो, और जब पढ़ेंगे तो यही वाले जुमले किताब में लिखे नज़र आएंगे। क्या हम ये सारे अल्फाज समझ आए? अब इसमें एक नई डायमेंशन ऐड होती है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये जितने भी प्रॉमिस हैं, ये जितनी भी ऑफर हैं, ये जो कुछ भी है, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड इज समथिंग जो कि इशारों से होती है, इज समथिंग जो अल्फाज से नहीं होती, जो महसूस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज आए, आपको पता था कि फास्ट ट्रैक में एडमिशन जारी है, आपने आके फॉर्म पकड़ा, फॉर्म पे अपना नाम शाम वगैरह लिखा, सारी चीज़ें करके कॉलेज के हवाले किया, पैसे उनके हवाले किए, उनसे रसीद पकड़ी और अगले दिन क्लास में आके बैठ गए। आपने बोला ही कुछ नहीं, लेकिन आपने कॉलेज की जो क्लास में एडमिशन की ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो आपने एक्सेप्टेंस दी है ये एक्शंस में दी है, ये कुछ बोल के एक्सेप्टेंस नहीं दी, बड़ा वाज़े तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं दी। अच्छा, आप क्लास से बाहर निकले, फ़र्ज़ करें आपके पास बाइक नहीं है या सवारी नहीं है और आप सवारी पे सफ़र करते हैं, एक चिंची रिक्शा आपके पास आके रुका। वो चिंची रिक्शा वो है जो कि फ़र्ज़ करें मुग़ल आज़म से जिन्ना अस्पताल तक जाता है और रास्ते में जो भी उस पर सफ़र करता है उससे 20 रुपये लेता है। आपके पास आके एक चिंची वाला रुका है, उसने कुछ नहीं बोला, ये ऑफ़र है, इम्प्लाइड ऑफ़र। उसने बोला नहीं है, लिखा कुछ नहीं है, लेकिन एक वो रूट वाला चिंकी वाला आपके पास आके रुकता है तो टेक्निकली वो आपको दे रहा है ऑफ़र। आपने कुछ उससे बात नहीं की, खामोशी से उसके चिंची में जाके बैठ गए। आपने क्या किया? क्या कोई कागज़ पे साइनिंग हुई आपके दरमियान? क्या उसने कुछ बोला था? लेकिन उसने ऑफ़र दे दी और आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप लोगों के दरमियान प्रॉमिस बन गया है। अब अगर वो जिन्ना हॉस्पिटल पे आपको उतारे और कहें पैसे दे दें तो आप कहेंगे कौन से पैसे? वो कहेंगे चूँकि आपने रिक्शे पे सफ़र किया तो क्या उसके पैसे बनते हैं? हालांकि इनके दरमियान तो अल्फाज का तबादला ही नहीं हुआ। ये इम्प्लाइड है। इसका मतलब है दो चीज़ें फ़र्क हैं। एक्सप्रेस वो होता है इफ़ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स, बोला गया हो, लिखा गया हो तो वो एक्सप्रेस है। प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, यानी कि ओरल हो या रिटर्न हो तो हम इसको कहते हैं ये एक्सप्रेस था, ये वाज़े हो रहा था, अल्फाज से वाज़े हो रहा था, सुना जा रहा था, लिखा जा रहा था। और इम्प्लाइड, इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज, यानी कि अदर देन वर्ड्स हो, द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, यानी कि आपके एक्शन से नजर आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं।
भाई मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा बाहर से आके इधर बैठ जाता है और सारी पॉइंट टेकिंग करता रहता है। एक दिन बैठता है, दूसरे दिन बैठता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, और साथ साथ क्लास सुन रहा है, महसूस हो रहा है। 5वें दिन बाहर एक बंदा उसे पकड़ लेता है कि पैसे दो। वो कहेगा जी कैसे पैसे? तो हम कहेंगे भाई हमने यहाँ पे क्लास वो की हुई है, हमारी ऑफ़र थी कि जो क्लास में एडमिशन लेना चाहता है आ जाए। तो उसने कहा मैंने कब आपकी ऑफ़र एक्सेप्ट की? मैंने कब बोला कि मुझे ऑफ़र एक्सेप्ट है? मैंने कब फॉर्म जमा कराया? मैंने कब कुछ लिखा? तो उनसे कहेंगे तुम्हारा डेली उस वाली क्लास में आके बैठना, जो कि एक ख़ास क्लास है, जिसका एक ख़ास फीस है, जिसने एक ख़ास टाइम पे ख़त्म होना है, तुम्हारा ये एक्शन बता रहा है कि तुमने इम्प्लाइडली हमारी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिए। अब चूंकि तुम्हारे हमारे दरमियान प्रॉमिस हो गया और ये प्रॉमिस एक कमर्शियल चीज़ का है, और हमारे पास क्लास में कुछ गवाह भी मौजूद हैं जिन्होंने डेली तुम्हें पढ़ते हुए भी देखा है, तो अब कानूनी तौर पे तुम पाबंद हो, अब तुम हमें पैसे दो। तो होता ये है कि ज़्यादातर ऑफ़र एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन समटाइम्स वो अदर देन वर्ड्स भी हो सकती है, एक्शन से भी हो सकती है, और लॉ ने इसको भरपूर तरीके से अलाउ किया हुआ है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? मुझे इम्प्लाइड ऑफ़र या एक्सेप्टेंस की कुछ एग्जांपल्स देंगे आप? मेट्रो वगैरह में अब ये है ना, मेट्रो चल रही होती है, ऑरेंज लाइन चल रही है, बस चल रही है, आप वहाँ पे जाके अंदर बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनका एक्सेप्ट कर लिया जो भी उनकी ऑफ़र है। या आपने जाके अगर टिकट कहीं से परचेस कर लिया है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस है कि आपने टिकट खरीदने का मतलब ही ये है कि आपने उनकी ऑफ़र को कबूल कर लिया है। एक एग्जांपल हो गई जी, डॉक्टर के पास। हाँ, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा ज़रा माथे पे हाथ लगा के चेक करें, मुझे बुखार हो रहा है। उसने हाथ लगा के चेक किया, बुखार हो रहा था। तो आपने कहा जी मुझे खांसी भी बड़ी होती है, मुझे अच्छा सा मशवरा देते हैं। उसने अच्छा सा मशवरा कागज़ पे लिखा और कहा ये बाहर काउंटर पे पैसे जमा करा दो। तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं हमारा तुम्हारा तो एग्रीमेंट ही नहीं था। वो जो आपका डॉक्टर के पास आके उसको अपना टेम्परेचर चेक करवाना और उससे तजवीज़ लेना है, आपका ये एक्शन अपने अंदर एक इम्प्लाइड ऑफ़र है, और डॉक्टर ने जो आपको तशख़ीस दे दी वो उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, अब पैसे देने पड़ेंगे। और बाइक कार्स की रिपेयरिंग जी, बाइक और कार्स की रिपेयरिंग बाइक और कार्स की रिपेयरिंग। आप जनाब अपनी बाइक लेके पहुंचे एक पंक्चर वाली शॉप पे, उसने देखा टायर पंक्चर हुआ था, उसने जनाब टायर खोला, उसमें से वो पंक्चर लगू के और आपसे कहा पैसे। तो आपने कहा मैं तो बाइक चलाते चलाते अचानक इत्तफाकन यहाँ पे आके खड़ा हो गया था। एक बाइक वाले की दुकान पे एक पंक्चर हुई हुई मोटरसाइकिल का आके खड़े होने का एक ही मतलब है कि वो बच्चा साइड पे खड़े होकर सिगरेट पीना चाह रहा है। नहीं, ये मतलब तो नहीं है। तो क्या मतलब है? वो पंक्चर लगवाने आया है। अब उसने बोला कुछ नहीं है, लेकिन इनके दरमियान एक खामखा का खुफिया सा मुआहदा चल रहा है जो इनके एक्शन से नज़र आ रहा है। उसका पंक्चर लगा देना, आपका पंक्चर वाले की शॉप पे पहुंच जाना, ये सब इम्प्लाइड ऑफ़र, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। बड़ी मज़े की एग्जांपल्स मुझे मिल रही हैं। नॉर्मली मुझे इतनी अच्छी एग्जांपल्स पहले दिन नहीं मिलती, तो आप लोग चार्ज हुए बैठे हैं, इसका मतलब है। जी, यहाँ भाई कोई सवाल पूछ रहे थे शायद। जूते पॉलिश करने वाला। जूते पॉलिश करने वाला, क्या आप जूते पॉलिश करने वाले के पास गए, आपने अपने जूते उठा के रख दिए और वो बैठा पॉलिश कर रहा है और 4-5 जूते उसके पास रखे हुए, उसने आपके जूते भी पॉलिश कर दिए। तो हो सकता है उसके बाद आप कहें कि मुझे तंग कर रहे थे जूते, तो मैंने उतार के थोड़ी सी देर के लिए साइड पे रखे। तो कहेगा तुम्हें पूरी दुनिया छोड़ के एन मेरी वो वाली जगह जहाँ पे पॉलिश हुए हुए जूते आते हैं तुम्हें यहीं पे जूते रखने थे। तो इस जगह पे जूते रखने का मतलब है, मतलब ये है कि भाई कर दो इन्हें पॉलिश, और उसने भी बगैर पूछे पॉलिश कर दिया, क्योंकि उसको एक इम्प्लाइड ऑफर मिली थी और उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कर दी। 4 हो गई एग्जांपल, एक आखिरी रह गई जी, कुली वगैरह। यानी कि आप जनाब पहुंचे स्टेशन पे, आपके पास बहुत सारा सामान था, एक बहुत ही खुदा तर्स किस्म का आदमी आपके सामने आया, बड़ा शक्ल से नेक मालूम होता था। उसने कहा आप इतना वज़न कहाँ उठाएंगे, आपका वज़न उठाया, ऐसे करके वो सारे वज़न को उठाया और कहा बताएं कौन सी नंबर बोगी में आपने जाना है, मैं वहाँ आपका सामान ले जाऊँ। वहाँ जाकर उसने सामान रखा, आपने उस बंदे को गले लगाया और उसको कहा तुम जैसे फरिश्ते तो अब आना बंद हो गए। वो पाई कोई फरिश्ते नहीं पाए, ठीक है, वो तो लाहौरिया होगा ना, तो वो तो फिर वो लाहौरी ज़बान में कहेगा पहे, आगे कड़े पहे, तो वो फिर पहे की बात शुरू हो जाएगी और फिर वो कहेगा कि जी मुझे जो है ना वो आपकी तरफ से पैसे चाहिए आपकी तरफ से। तो यस, ये भी एक एग्जांपल है, वैले पार्किंग वगैरह।
तो बेतहाशा ऐसी जगह हैं जहां ज़रूरी नहीं कि बोल के या लिख के एग्रीमेंट हो, एक्शन से भी हो सकता है। तो अगर एक्शन से हो तो हम उसको इम्प्लाइड कहेंगे, और अगर अल्फाज से हो तो एक्सप्रेस। बताने का मकसद ये है कि एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, दोनों चीज़ें वैलिड है, लॉ की नज़र में एक्सेप्टेबल है। तो क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज़ समझ आता है? क्या हमें ऑफ़र समझ आता है? एक्सेप्टेंस समझ आता है? एग्रीमेंट समझ आता है? कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस सब समझ आता है? एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाली बात समझ आती है? तो फिर एक मुश्किल चीज़ की तरफ आते हैं, ऑफ़र की डेफिनेशन। असल में ऑफ़र आपने सुना, मैंने बता दिया, बात समझ आ गई। मैंने क्या बताया था, जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ ताकि दूसरा बंदा उसमें हाँ में जवाब दे दे, तो जो पहले बंदे ने हरकत की है वो ऑफ़र कहलाएगी। सोचें इसको इंग्लिश में लिखना कितना मुश्किल होगा। जब एक बंदे ने दूसरे को इस इरादे से कुछ कहा कि दूसरा बंदा उसकी इस बात को मान जाए, तो पहले बंदे ने जो हरकत की है उसे ऑफ़र कहते हैं। इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये थोड़ी सी पेचीदा अल्फाज के साथ डेफिनेशन बन जाएगी। तो किताब से पूछते हैं ऑफर किसे कहते हैं? When one person signifies to another, जब एक बंदा कंफर्म कर देता है दूसरे को। क्या कंफर्म कर देता है? His willingness, कि मैं ऐसा चाहता हूँ। कैसा चाहता हूँ? To do, मैं कुछ करना चाहता हूँ, और to abstain from doing anything, या मैं कुछ करने से बाज रहना चाहता हूँ। समटाइम ऑफर होती है ऐसा करो, समटाइम ऑफर होती है ऐसा ना करो। जिसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड रात के वक्त होता है, हम उसे ऑफर देते हैं कि अगर तुम रात में सोओगे नहीं तो हम तुम्हें पैसे देंगे। तो हम उसे कुछ करने के पैसे नहीं देते, कुछ ना करने के पैसे देते हैं। तो समटाइम आप कहते हैं टू डू समथिंग, और समटाइम आप कहते हैं टू। तो जब एक बंदा दूसरे को तस्दीक करता है कि हाँ मैं राज़ी हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा नहीं करना चाहता, विद अ व्यू, इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ, इस माइंड के साथ, इस इरादे के साथ, टू ऑब्टेनिंग द असेंट, असेंट मतलब रजामंदी, ताकि मैं हासिल करूँ रजामंदी ऑफ दैट अदर, उस दूसरे बंदे की, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, उस एक्शन पे या उस नॉन एक्शन पे। ही इज सेड टू, ये भाई ने साथ वाले भाई को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना लैपटॉप दे दूँ ताकि तुमसे मैं 40,000 रुपये ले लूँ। जब एक बंदे ने कंफर्म किया दूसरे को, इन्होंने साथ वाले भाई को कंफर्म किया, क्या? हिज विलिंगनेस, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? टू डू, तो मैं लैपटॉप देना 40,000 रुपये के एवज, विद अ व्यू। और क्यों कहा इन्होंने साथ वाले भाई को? इस इरादे से, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, कि दूसरे से कहा ये जो मैंने तुम्हें कहा मैं तुम्हें लैपटॉप देना चाहता हूँ 40,000 में, क्या तुम भी राजी हो इस बात पे? ही सेड टू मेक अ, तो कहा जाएगा कि इन्होंने जो हरकत की है वो प्रपोजल है। तो क्या हमें ऑफर यानी कि प्रपोजल की डेफिनेशन समझ आई? पक्की बात है। मुल्फातुल कुलूब समझते हैं? मैट्रिक में शायद कोई टॉपिक आपने पढ़ा हो, ज़कात के सार्फीन में। मुल्फातुल कुलूब कहते हैं वो जिनके दिल जोड़े गए, जो नए नए इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो जो नए नए इस्लाम में दाखिल होते हैं उनको पहले ही दिन रोज़े भी नहीं रखवाए जाते, नमाज़ें भी पूरी पढ़ने की ताकीद नहीं की जाती, क्योंकि अगर पहले ही दिन उनको नमाज़ें पढ़वा के सारी नफल, फ़र्ज़ और तहज्जुद भी पढ़वा दें और रोज़े भी रखवा दें तो दूसरे दिन वो भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को कहते हैं मुल्फातुल कुलूब। इनके ऊपर सारे रूल्स ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं, आते साथ ही उनको परेशान नहीं कर देना होता। तो आप लोग हैं मुल्फातुल कुलूब, नए नए आए हैं, और मैं इस टाइम पे जोश में हूँ कि बस पढ़ते चले जाएं। तो ऐसा ना हो कि आप कल बिल्कुल ही ना आए, आप कहें ये तो जो है ना, मतलब रोज़े भी रखवा दिए पहले ही दिन, सारा कुछ वो कर लिया। तो आज पहला पढ़ाई का दिन है, हमने एक डिसेंट पढ़ाई कर ली है, जितनी एक दिन का टारगेट मुनासिब है। मतलब मेरा तो दिल करता है कि मैं ज़्यादा पढ़ाता जाऊँ, लेकिन आप लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता इसको हज़म भी करना है। तो मेरे ख्याल में लेक्चर को यहाँ रोकते हैं। हम लोगों ने वेरी फर्स्ट पेज चैप्टर 2 का गालबन देखें, ऐसे ही है। जी, चैप्टर 2 का हमने वेरी फर्स्ट पेज देखा है। अगर आप अगले पेज पे देखेंगे ना तो ऑफ़र की डेफिनेशन है, और वही ऑफ़र की डेफिनेशन पहले पेज में भी दी हुई है।
2 दफ़ा रिपीट हुई हुई है। तो पढ़ा एक सफ़ा, लेकिन अगले सफ़े पे भी एक छोटा सा टेक ही लग जाएगा कि हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ ली। तो हम लोगों ने अभी इस चैप्टर को स्टार्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये चैप्टर इज़ मेनली अबाउट ऑफ़र कैसे कहते हैं और एक्सेप्टेंस कैसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन हम ऑफ़र के ऊपर बड़ी सारी डिबेट करते रहेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस की जो आपस की टेक्निकल चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, ताकि हम फिर इस चैप्टर को कवर कर सकें। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा चैप्टर 2 का पहला सफ़ा। एक्सपेक्टेड ही है। अच्छा, मज़े की बात है, जब आप जाके पढ़ेंगे तो सारी वो वाली बातें जो यहाँ इंग्लिश हमने देख ली है। हर दिन यही होगा कि आपको जाने से पहले मैं सारी इंग्लिश यहाँ पढ़वा चुका हूँ। तो घर जाके पढ़ना इज़ नॉट अ टारगेट। घर जाके क्या करना है, रजिस्टर पे उसको नीट एंड क्लीन करके उसी वक्त लिख लेना है। अगर अभी तक नहीं लिया तो घर जाते हुए रजिस्टर ज़रूर लें, और ये मत सोचें कि अच्छा इतना सही है चलो कल एक ही दफ़ा लिख लूँगा, वो फिर कल नहीं आनी। जिस दिन आप एक भी दिन मेरे से साइड पे हो गए ना, तो फिर आप एक हफ्ते तक हमें वापस पकड़ नहीं सकेंगे। बैच का नाम फास्ट ट्रैक है, तो हम थोड़ा सा तो तेज़ चलेंगे, ठीक है। तो जितना हमने आज पढ़ा है इतना या इससे 30% ज़्यादा हम डेली पढ़ा करेंगे। जब ज़्यादा मूड में होंगे और आप भी बहुत ज़्यादा चहक रहे होंगे और आप भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस दे रहे होंगे, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा भी पढ़ लेंगे। डन। तो बस अब आप लोगों ने सिर्फ ये वाला पेज देख के आना है, लिखना है। अगले दिन पहले अच्छी तरह से सवाल पूछने हैं। जब तक आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, परेशानी हो, मुझे आगे नहीं जाने देना। जब आपके सवाल जवाब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम आगे चलेंगे। कोई कन्फ्यूजन आज जो हमने पढ़ा उसमें किसी भी किस्म की, ठीक है। क्या चीज़? जी, इम्प्लाइड प्रॉमिस में एग्रीमेंट कैसे बनता है? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देने के लिए लीगल बाइंडिंग चाहिए। लीगल बाइंडिंग कैसे आती है अब ये भी सुन लें। सिर्फ आज पहली और आखिरी दफ़ा हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पूरी किताब ने लीगल बाइंडिंग क्रिएट करने का तरीका नहीं बताया। लीगल बाइंडिंग या तो आती है लिख के, एक कागज़ पे लिखा जाए और साइन किया जाए, नहीं तो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिनोमिनेशन के स्टैम्प पेपर होते हैं जिसको वो स्टाम्प पेपर कहते हैं, और वसीका नवीस की ज़बान में स्टाम्प पेपर, ठीक है। तो इस स्टाम्प पेपर के ऊपर वो एग्रीमेंट होता है, तो उससे लीगल बाइंडिंग होती है। तीसरी लीगल बाइंडिंग है कि आप गवर्नमेंट के यहाँ जाके किसी चीज़ का इंदराज कराते हैं, तो उससे भी लीगल बाइंडिंग ऐड होती है। चौथा तरीका लीगल बाइंडिंग ऐड होने का, गवाह। अलग अलग तरह के एग्रीमेंट में अलग अलग तरह के गवाह का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम इतनी एज का हो और इस तरह से करके, तो कम से कम 2 गवाह अगर मौजूद हों तो वो आपकी एक अच्छी लीगल बाइंडिंग बन जाती है। तो ये जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है वो 2 तरह से होते हैं, लिख के और बोल के। तो जो लिखा हुआ होता है वो नॉर्मली साइन से लीगल बाइंडिंग ऐड हो जाती है या स्टैम्प पेपर से ऐड हो जाती है। जो बोला हुआ या इम्प्लाइड होता है उसमें जो लीगल बाइंडिंग ऐड होती है वो गवाहों से ऐड होती है। एक ने बोला, दूसरे ने सुना, और 2 गवाहों ने भी सुना कि इन 2 के दरमियान ये बात हुई थी। तो एक्सप्रेस वाले और इम्प्लाइड वाले ज़्यादातर इसमें हमें गवाह चाहिए होते हैं, उससे लीगल बाइंडिंग ऐड होती है। लेकिन ये पहले दिन की अजम्पशन थी, और उसके बाद आगे मैं कहूँगा ए ने बी को ऑफर दी और बी मान गया, तो अब हम ये डिबेट में नहीं जाएंगे कि ये प्रॉमिस है, ये एग्रीमेंट है या क्या है। हम कहेंगे चलो जी अब दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। यानी हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि कमर्शियल वजह भी है, और हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि लीगल बाइंडिंग भी है। यानी आगे बजाय इसके कि किताब वाले हर एग्जांपल में आपसे कहें ए ने बी से ऐसे कहा, फिर उन्होंने लिखा, फिर उसको साइन किया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूँगा ए ने बी को ये ऑफर दी है, बी मान गया है, तो बताओ क्या कैसा मामला है। तो हम अजम्पशन लेंगे कि इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। तो लीगल बाइंडिंग कैसे क्रिएट होती है अनफॉर्चुनेटली हमारी किताब ने हमें नहीं बताया, लेकिन हमने ज़बानी सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन लिया। हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है इसकी। डन। कोई और सवाल, कोई कन्फ्यूजन? क्योंकि क्लास में तो टाइम है, जल्दी छुट्टी होने पे आप ज़रूर खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई अहम सवाल रहता हो, आज तो हमने बहुत सारे अहम सवाल भी देख लिए, बहुत ज़्यादा जो मिसकंसेप्शंस हैं वो भी देख लिए हैं। और अगेन मतलब मैंने खुद मतलब सीए कॉलेज में एक बंदा जो हेड पे हो और वो कह दे भाई भाग जाओ सीए से, तो सीए अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके लिए जो मेहनत करें अच्छी चीज़ है उनके लिए जो कि ये समझते हो कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है और मैंने अपने आप को जलाना है। तो सीए वाला बंदा अपनी पर्सनल लाइफ को कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है। आप अगर लाहौर रह रहे हैं तो आप बड़े अरसे तक घर वालों से नहीं मिला करेंगे। आप जब आर्टिकल्स में होंगे तो अक्सर रात ऐसे टाइम पे घर पहुंचेंगे कि वो सो चुके होंगे, और रात का खाना भी आप खुद उठा के गर्म करके खा रहे होंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी सोशल लाइफ पे हिट पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा जगह डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं।
लेकिन अल्टीमेटली आप उसके बदले कुछ गेन कर रहे होते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने क्या गेन करना है। एक ऑप्शन ये है कि हम हर वक्त फैमिली के साथ रहें, हर वक्त हल्ले गुल्ले करते रहें, हर वक्त जुगते मारते हैं एक दूसरे को, और फाइनेंशियली हम कमा ना रहे और अल्टीमेटली हम घर वालों को सपोर्ट ना कर सकें। दूसरा ये है कि हम उस वक्ती प्यार मोहब्बत को छोड़ के अपने आप को स्टेबल करें और उसके बाद हम वो खोया हुआ प्यार मोहब्बत भी वापस ले आएँ, और हम वालिदैन से सही वाला, मतलब वालिदैन से अगर हमें मोहब्बत है तो इसका ये तरीका नहीं कि डेली जाके उनका माथा चूम लिया जाए। शायद बेहतर तरीका ये है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल होकर उनके लोड को कम कर सकें और शायद उस फैमिली को आगे लेके चल सकें जिसको वो लेके चल रहे हैं। तो अगेन इसमें फिर कुछ कुर्बानियाँ होंगी, उसके लिए तैयार रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके दोस्त छूटना शुरू हो जाएंगे। उन लोगों के जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ी 4 घंटे रहा है, वो 6 घंटे दोस्तियाँ भी निभा ले, मसले कोई नहीं। तो बस जिस दिन आपको ये कुलिया समझ आ जाए ना, मैं पहले दिन आपको बता रहा हूँ, पूरे सीए में एंड तक यही कामयाब चीज़ है। डेली का डेली पढ़ें तो हमेशा कम पढ़ेंगे और हमेशा कम वज़न होगा आपके ऊपर। डेली नहीं पढ़ेंगे तो हर वक्त सिर्फ परेशान रहेंगे सिर्फ। और दूसरा ये है कि फेसबुक की नेगेटिविटी से बचना है। जब किसी के बारे में पूछना है, समझना है, तो असल इंसान से पूछना है। सीए कामयाब है या नहीं, सीए से जाके पूछें। किसी फेसबुक पे बैठे हुए किसी बच्चे से या हॉस्टल में बैठे हुए किसी बच्चे से ना पूछें कि वो बैठ के बताए कि मैं तुझे बताता हूँ सीए तो फारिग है, कुछ भी नहीं, इनको नौकरियाँ ही नहीं लगती। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा सोशल मीडिया ने गलत कर दिया है कि हम हर तरफ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं सिवाय उन लोगों के जो असल में उस फील्ड में मौजूद है। डन। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। कल कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, ऑफर के अंदर एंटर होते हैं।